हेलो दोस्तों, तो आपको फिर से स्वागत है आदर्श विद्या मंदिर सलाहपुर महिपुरा, जहाँ पे आपको कक्षा 5 से 10 तक पढ़ाई हो रही है। और साथ ही आज हम संसाधन के तीसरे भाग में जानेंगे कि स्वामित्व के आधार पे जो संसाधन जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं और उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही इसका जो है कक्षा समाप्त होने के बाद इसका जो लिंक आपको पीडीएफ के रूप में आपको इसका लिंक जो है आदर्श विद्या मंदिर के टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं संसाधन के बारे में। तो पहले आपको बता दें कि संसाधन भौतिक, जैविक और मानवीय तीनों प्रकार के हो सकते हैं। और जो मानव के और उसी क्रम में मैं आ गया हूँ अविनाश कुमार, जो आप लोगों को सरलतम और आसानी से बताने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे कि स्वामित्व के आधार पे जो होता है ये संसाधन जो होता है ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो हो गया आपका व्यक्तिगत संसाधन हो गया, दूसरा जो हो गया सामुदायिक संसाधन, और तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, और उसके बाद हो गया चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होगा। यहाँ पे लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होगा। तो हम आपको बताएं कि स्वामित्व के आधार पे जो है संसाधन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ये एक पहला जो हो गया व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा जो हो गया सामुदायिक संसाधन, तीसरा जो हो गया आपका राष्ट्रीय, और ये जो चौथा है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो जानते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन का मेन उद्देश्य है कि आदमी का कोई खास व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार होगा। सामुदायिक संसाधन का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि किसी विशेष समुदाय का या कोई समुदाय का वहाँ पे अधिकार होगा। राष्ट्रीय संसाधन मतलब उसको सीधे सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि जहाँ पे सिर्फ राष्ट्र के अधिकार के क्षेत्र में आएगा उसको राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जिसको मतलब कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण रहता है उस क्षेत्र को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत देखेंगे। चलिए तो आगे हम देखते हैं आपका ये जो हो गया व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या है? व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन है जिस पर जो है किसी खास व्यक्ति के अधिकार के क्षेत्र में आता है। समझ गए? उस संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। सबसे पहले आ गया जो व्यक्तिगत संसाधन, मतलब ऐसे संसाधन जो है जिस पे किसी खास व्यक्ति के अधिकार के क्षेत्र में या किसी खास व्यक्ति के आधिपत्य में या अधिकार में आता है, ऐसे संसाधन को हम कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन। अब इसके अंतर्गत जो रहता है आपका कोई भी सामग्री हो गया या भूखंड हो गया या जायदाद हो गया, जिसके बदले में हम लोग जो है सरकार को क्या देते हैं? टैक्स देते हैं, कर देते हैं। समझ गए? और ये जो कर जो देते हैं, जैसे मान लीजिए आपका जो घर होगा, घर के भी आपके पास जो ज़मीन होगा उसके हम लोग जो टैक्स देते हैं वो है व्यक्तिगत संसाधन। अधिकार आपका है लेकिन हम सरकार को प्रति वर्ष जो है लगाने के रूप में, या खेती वाला हो या जायदाद वाला हो, उसको हम देते हैं टैक्स के रूप में देते हैं। इसके अंतर्गत जो हम आपको उदाहरण देखते हैं, जैसे हो गया बगीचा, उसके बाद हो गया बाग बगीचा हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया इत्यादि, आपका घर हो गया, जितना आपका खेत हो गया, ये जो हो गया व्यक्तिगत संसाधन, लेकिन इसके बदले में हम सरकार को टैक्स देते हैं, इसलिए अब इसको हम कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन। तो हम समझे व्यक्तिगत संसाधन। अब इसी भाग में हम दूसरे देखते हैं। दूसरा देखेंगे हम सामुदायिक संसाधन। कौन सा संसाधन? सामुदायिक संसाधन। नाम से ही है सामुदायिक, मतलब जिस पे किसी खास समुदाय का अधिकार रहता है, या ऐसे संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय के अधिकार के दायरे में आता है। मतलब आपको हम पहले ही बताएं, नाम से ही लिखा है समुदाय, मतलब कोई समुदाय से विशेष, ये नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष होगा, इसमें समुदाय से विशेष रहेगा। समझे? जिसका उपयोग जो इसका मेन उद्देश्य जो रहता है कि समुदाय समूह लाभ के लिए उद्देश्य से किया जाता है। मतलब इसका जो उपयोग जो किया जाता है उस समूह लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है आप जाइएगा ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्र में आपको मिल जाएगा
जैसे भूमिचारण के लिए, शमशान के लिए, मंदिर और सामुदायिक भवन हो गया, ये सब जो है आपका सामुदायिक भवन में आ जाएगा। उसके बाद हम फिर आगे जो हम देखेंगे जिसका नाम है, और ये जो है सामुदायिक संसाधन आप नगर के रूप में भी देखते हैं। नगर में क्या देखिएगा, जैसे सार्वजनिक पार्क आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे जाते हैं, बाहर में शहरी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ में पार्क में घूमने का मज़ा लेते हैं, समझ गए ना। उसके बाद खेल का मैदान जो है शहर क्षेत्र में अधिकतर मिल जाता है, मंदिर भी मिल जाता है जो शहर और गांव दोनों क्षेत्र में मिलता है, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर। इस प्रकार के जो संसाधन हैं ये जो आता है आपको सामुदायिक संसाधन के नाम है, सामुदायिक संसाधन, जिस पे किसी खास समुदाय का अधिकार रहता है उसको हम कहते हैं सामुदायिक संसाधन। अब फिर आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, आगे देखते हैं वो जो हो गया आपका राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय नाम है राष्ट्रीय, राष्ट्र मतलब क्या हो गया, देश, पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं, और उसी में हो गया राष्ट्रीय। संसाधन मतलब जो आदमी मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है। तो राष्ट्रीय संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जो देश में उपलब्ध है, मतलब आप कह सकते हैं कि देश में उपलब्ध सभी संसाधन को हम राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे, जहाँ पे कानूनी रूप से क्या रहता है, राष्ट्र का जो राष्ट्रीय संसाधन रहता है, जैसे आपका ज़मीन हो गया, मेरा घर हो गया, या किसी का घर हो गया, या तालाब हो गया, मंदिर हो गया, अगर सरकार को अगर समय पड़े तो ये सब चीज़ को अपने अधिपत्य में या अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं, इसका उदाहरण के रूप में कि देश में उपलब्ध सभी संसाधन, मतलब देश में जितना भी संसाधन उपलब्ध है वो सब राष्ट्रीय संसाधन है। और इसको जो अधिकतर एग्जाम में आता है जिसका नाम है कि महासागरीय तट से लगभग में, मतलब आप जाइएगा समुद्री इलाका में तो समुद्री इलाका से लगभग में समुद्री तट जहाँ है वहाँ से 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र रहता है वो आपको जो आता है वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत में आता है। अब जब ही आप 200 किलोमीटर के दूर बाद जाइएगा तो या तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण हो जाएगा, या अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा जो है किसी विशेष को दे दिया जाता है, उसके नियंत्रण में दे दिया जाता है। तो पहले हम बता दिए हैं आपको राष्ट्रीय संसाधन, हम बता दिए इसमें कि देश में उपलब्ध सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे, जैसे हो गया देश में उपलब्ध। उसके बाद महासागरीय तट से 200 किलोमीटर के क्षेत्र को आपको कौन सा संसाधन कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। फिर आगे देखते हैं हम लोग, देखते हैं क्या, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो होता है ऐसे संसाधन जिस पर कानूनी रूप से अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण रहता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है, जहाँ पे कानूनी रूप से किसका, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का क्या रहता है, नियंत्रण रहता है, वैसे संसाधन को हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे समुद्री तट में 200 किलोमीटर के बाद, मतलब जब आप समुद्र में जाइएगा तो 200 किलोमीटर के अगर पहले में है, अगर भारत के कोस्टल एरिया में जाइएगा तो 200 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। अब जब ये 200 किलोमीटर के बाद जाइएगा तो हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। अब यहाँ पे एक नोट में देख लीजिए, नोट में इम्पोर्टेंट बात है, किसी देश में, मतलब किसी देश में तट रेखा से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को आर्थिक अपवर्धक क्षेत्र कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को आर्थिक अपवर्धक क्षेत्र कहते हैं। तो आज हम लोग जाने हैं समुदाय के आधार पे जो है संसाधन जो होता है वो जो होता है आपको जो ये होता है आपका 4 प्रकार के होता है। पहला जो हो गया आपका व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा जो हो गया आपका सामुदायिक संसाधन, तीसरा जो हो गया राष्ट्रीय, और चौथा जो हो गया अंतर्राष्ट्रीय। तो व्यक्तिगत नाम से ही है व्यक्तिगत, कि जिस पे किसी खास व्यक्ति का अधिकार रहता है, जिसके बदले में सरकार को टैक्स देना पड़ता है, उसको हम कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन। जैसे आपका खेत, बाग, बगीचा। सामुदायिक संसाधन नाम है सामुदायिक, जिस पे किसी खास समुदाय का अधिकार हो, जिसका उद्देश्य जो है समूह लाभ के लिए या समूह लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। जैसे हो गया मंदिर, मस्जिद, तालाब, पार्क, समझ गए। उसके बाद हो गया राष्ट्रीय संसाधन, मतलब कानूनी रूप से राष्ट्रीय संसाधन को क्या कहेंगे कि कानूनी रूप से देश में उपलब्ध सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और समुद्री तट से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को जो है आपको राष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बताएं आपको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, मतलब
ऐसे संसाधन जिस पे कानूनी रूप से अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण रहता है उसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जो रहता है वो तट रेखा से 200 किलोमीटर तक के बाद के क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव बताए हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से कि तट रेखा से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को आर्थिक अपमर्दक क्षेत्र कहते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये जो है आपका वीडियो आपको लगातार आदर्श विद्या मंदिर पे मिलता रहेगा। साथ ही धन्यवाद। इसका जो है PDF आपको लिंक जो है आदर्श विद्या मंदिर के जो टेलीग्राम चैनल है उससे आपको मिल जाएगा, जिसका आपका जो है लिंक जो है हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।